Good morning, dear students. We are going to continue the second chapter of history. In my last video, I have taught you about various wars like Anglo-Mysore Wars, the Anglo-Maratha Wars, and we have also seen how British expanded his rule in India by introducing various policies such as subsidiary lands, doctrine of lapse. We have also seen how they have conquered, how they have undertaken the areas such as Sindh, Punjab, and Awadh. So today I am going to begin with British administration in India. For administration purpose, British divided the newly conquered territories into administrative units और प्रेसिडेंसी. ब्रिटिशर्स ने इंडिया में राज करने के लिए, इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एरिया को तीन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड किया था. न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज मतलब क्या? जो नई उन्होंने जगह कब्जे में ली थी, अपने कब्जे में ली थी. जैसे मैंने आपको बताया, अवध है, पंजाब है, सिंध है, इस सबको उन्होंने लड़कर अपने एरिया में, अपने कब्जे में ले लिया था. तो ये इसमें तीन जो मेन ये जगह उसने एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट जो बनाए थे वो थे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में. हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो था, जिसको उन्होंने उन लोग प्रेसिडेंसी भी कहते थे, उसका हेड गवर्नर हुआ करता था. गवर्नर जनरल जो है वो सुप्रीम हेड हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. और उस समय वॉरेन हेस्टिंग जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था ब्रिटिश इंडिया का. ब्रिटिशर्स ने इंडिया में राज करने के लिए, इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ रखी थी ताकि उनका जो रूलिंग पावर हो वो बहुत ही मजबूत हो. इन 1772 a newly system of justice was introduced where each district has two court, criminal and civil. 1772 में उन्होंने क्या किया था? दो कोर्ट को दो फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया था, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट. जहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में दो टाइप की कोर्ट्स हुआ करती थी, एक क्रिमिनल कोर्ट होती थी और एक सिविल कोर्ट हुआ करती थी. विद द हेल्प ऑफ द इंडियन मौलवीज एंड पंडित्स, द इंडियन लॉज वर interpreted for the British administrator who presided over the civil courts. इंडिया के मौलवीज और पंडित की हेल्प से उन लोग क्या करते थे? इंडिया के लॉज को इंटरप्रेट करते थे. मतलब क्या? समझते थे और ज़रूरत पड़ने पर चेंज भी करते थे. जो सिविल कोर्ट को प्रेसिड करते थे, मतलब शुरू करते थे. Although the criminal courts were under qazis and muftis, they were still supervised by the British district collector. अभी क्रिमिनल जो कोर्ट्स थे उनका कब्जा काजीज और मुफ्तीस के पास था. काजीज और मुफ्तीस मतलब क्या? कि जैसे हमारे पंडित्स होते हैं ना, वैसे मुस्लिम्स के होते थे काजीज और मुफ्तीस, जो कोई भी रिलीजियस मैटर का डिसीजन अगर लेना हो तो वो लिया करते थे. कब्जा भले उनके हाथ में था, काजीज और मुफ्तीस के हाथ में, पर इन सबको मतलब फाइनल देखता कौन था? ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. फाइनल डिसीजन जो है वो कौन लेता था? वहाँ का ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 एस्टैब्लिश अ न्यू सुप्रीम कोर्ट एंड अ न्यू कोर्ट ऑफ अपील, सदार निजामत अदालत इन कलकत्ता. नई कोर्ट भी एस्टेब्लिश हुई थी, सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश हुई थी कलकत्ता में, जिसको सदार निजामत अदालत कहा जाता था. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा होता था कि कलेक्टर की जो पोजीशन होती थी वो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करती थी. हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कलेक्टर हुआ करता था, जिसकी पोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट गिनी जाती थी. उनका काम होता था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना डिस्ट्रिक्ट में. अभी कलेक्टर वॉज असिस्टेड बाय जजेस एंड पुलिस ऑफिसर्स. कलेक्टर का काम कौन देखता था? जज और
पुलिस ऑफिस जज और पुलिस ऑफिसर्स देखते थे. द कलेक्टर ऑफिसर्स और द कलेक्टरेट बिकम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ अथॉरिटी. तो कलेक्टर की ऑफिस ऐसी जगह थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी सब कुछ काम संभालने के लिए. नाउ वी विल सी दी आर्मी अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. अभी हम देखेंगे कि ब्रिटिश के राज में जो आर्मी होती थी वो कैसी होती थी. ब्रिटिशर्स जो है उनकी सबसे पावरफुल बात, सबसे ताकतवर चीज़ क्या थी उसकी? आर्मी. यही आर्मी की वजह से उन लोग इतनी बड़ी जो टेरिटरी है हमारी इंडिया की उस पर वो कब्जा जमा चुकी थी. कंपनी की जो आर्मी थी वो मुग़ल आर्मी से थोड़ी अलग थी. उनकी जो आर्मी के जो सोल्जर्स होते थे उनको उन लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया करते थे. ठीक है. तो ब्रिटिश, जैसे कि हम पहले जानते थे कि मुग़ल की जो आर्मी होती थी वहाँ ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी, बल्कि ब्रिटिशर्स की आर्मी में एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती थी उन लोगों के लिए. और ब्रिटिश इंडियन आर्मी को बहुत एक्सपीरियंस हुआ था. वो उनकी जो आर्मी थी वो एक्सपीरियंस्ड आर्मी थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लड़ाई लड़ी थी. बर्मा की, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, ये सब में उन लोग आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो लड़ चुके थे. तो वो सारे कैसे थे? एक्सपीरियंस्ड थे. और उन लोग जब लड़ते थे तब उन लोग वेपन्स का इस्तेमाल करते थे जैसे कि मस्कस एंड मैचलॉक्स. मैंने आपको बताया था मस्कस यानी एक गन, लॉन्ग बैरल वाली गन. वैसे मैचलॉक भी एक टाइप की गन ही होती है. Soldiers of British Army were known to keep pace with changing requirement and advancement in technology. वहाँ के जो सोल्जर्स होते थे ब्रिटिशर्स के वो कैसे होते थे कि जैसे ज़रूरत पड़ने पर उन लोग टेक्नोलॉजी में भी चेंज लाते थे और उनकी जो ट्रेनिंग्स है उसमें भी उन लोग चेंज लाते थे. जैसे कि वेपन्स जो होते थे, जो नए वेपन्स आ गए हैं तो वो नए वेपन्स का इस्तेमाल करते थे. British developed a uniform military culture. The soldiers were given training in the European style that include drills and disciplines. उन्होंने एक मिलिट्री यूनिफॉर्म मतलब एक समान मिलिट्री कल्चर डेवलप किया था. सबको जो सोल्जर्स होते थे सभी को एक समान ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी यूरोपियन स्टाइल में, जिसमें ड्रिल्स का और डिसिप्लिन्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस हुआ करता था. और उन लोग caste and community feeling were replaced with professional feeling of identity. However, this created problem among the soldiers in India. This was the reason that the Indian sepoys revolted in large number against the British in 1857. उन लोग कास्टिज्म को इम्पोर्टेंट नहीं देते थे. उन लोग उनके सोल्जर्स को प्रोफेशनल बनाते थे और यही बात इंडियन सोल्जर्स को पसंद नहीं थी. और इसीलिए इंडिया के जो सिपाहीज थे उसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया था. रिवॉल्ट मतलब क्या? अपोज करना यानी विद्रोह करना. तो 1857 में इंडियन सिपाहीज ने ब्रिटिशर्स के सामने रिवॉल्ट किया था, विद्रोह किया था. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट की टर्म्स. I think I have explained this in my first video. I have explained each and every key terms in my first video. So now I am going to revise the whole chapter with the help of mind map. British expansion in India. हमने देखा कि कैसे पूरे चैप्टर में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना जो राज है वो कैसे फैलाया. How it conquered each and every area of India. तो थ्रू मर्केंटलिज्म मतलब वो आए थे ट्रेड करने के लिए, फिर धीरे धीरे ट्रेड पोस्ट बनाते उन्होंने हर एक जगह पर अपना राज चलाना शुरू कर दिया, अपनी पॉलिसीज़ शुरू कर दी. ट्रेड वॉज एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी, ये हमने डिटेल में पढ़ा. कॉन्केस्ट ऑफ बंगाल, डुअल गवर्नमेंट, बंगाल में कैसे डुअल गवर्नमेंट चलती थी, मतलब पैसे लेने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाती थी और राज वहाँ के राजा को करना होता था. मतलब जब लोगों को ज़रूरत होती थी तब ना ही ब्रिटिशर्स ना ही वहाँ का राजा उनको हेल्प करता था.
फिर हमने एंग्लो सिख, एंग्लो मराठा और एंग्लो मैसूर वार भी डिटेल में पढ़े। हमने सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स देखा। सब्सिडरी अलायंस मतलब क्या, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता था जिसके अंतर्गत ब्रिटिश आर्मी उनकी जगह के लिए सोल्जर्स प्रोवाइड करते थे, मतलब आर्मी प्रोवाइड करते थे जो उस जगह की देख रेख करते थे। पर अगर उन लोग इस सर्विस के लिए टैक्स नहीं भर पाए तो ब्रिटिशर्स क्या करती थी, उनके किंगडम को अपने कब्ज़े में ले लेती थी। ये होता था सब्सिडरी अलायंस में। फिर हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि जो राजा का कोई वारसदार नहीं होता था, मतलब उसका कोई नेचुरल हायर, मतलब कोई वारसदार नहीं होता था, तो वो जगह भी ब्रिटिश अपने कब्ज़े में ले लेती थी। जैसे उन्होंने यही पॉलिसी यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत झांसी, नागपुर, सतारा सबको एनेक्स कर दिया था, अपने कब्ज़े में ले लिया था, क्योंकि उस राजा के कोई बेटे नहीं थे और वो अडॉप्टेड सन होता था तो वो उसको उसका वारिसदार बनने देता नहीं था, बल्कि उस राज्य को थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपने कब्ज़े में कर लेता था। फिर हमने अभी इसी वीडियो में न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश देखा, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के बारे में डिटेल में पढ़ा। ठीक है, सो सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री इज नाउ कंप्लीटेड. Now it's your homework to write the key terms and draw the mind map in your notebook. तो बच्चों प्लीज़ बिफोर डूइंग दिस होमवर्क सी टू इट कि आप लोग पहले दिया गया होमवर्क पूरा करो, ताकि आपका बीच में कोई गैप ना पड़े। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही सारी नोट्स बुक में हो। ओके बच्चों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू.